हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे दोस्त हमारे भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिव्य कुमार जी। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हमारे चैनल पर आप इनको बड़े शौक से देखते हैं, तो मैं इनको वेलकम कहता हूँ। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू, शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा दिव्य भाई, G20 जो है वो बहुत ही जोरों शोर से जारी है। आज उसका दूसरा दिन था। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल की हैं। लेकिन हम दो जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक जो बायोफ्यूल के ऊपर बात हुई है, यहाँ पर मोदी जी ने इसके ऊपर बात की है कि तमाम ममालिक जो है इसके ऊपर भरपूर काम करें ताकि पेट्रोल के ऊपर जो इन्हिसार है उसको कम किया जाए, और जो माहौलियाती आलूदगी है उसके में भी खातिर खा इससे कमी आएगी। और दूसरा जो एक नया गेटवे है, जो मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ इंडिया से एक रास्ता खोला जा रहा है, कॉरिडोर है, उसके ऊपर हम आपसे जानना चाहेंगे। इन दो डेवलपमेंट के ऊपर आपकी क्या राय है? इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? पर देखें, लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर की बात है। तो तब एक ये बातचीत चली थी कि इंडिया अपना एक ग्लोबल अलायंस शुरू करने वाला है, लॉन्च करने वाला है नया, इथेनॉल के नाम से। तो उस वक्त इथेनॉल इथेनॉल हो रहा था, लेकिन अब वो ऑफिशियली हो गया और उसको नाम दे दिया बायोफ्यूल। तो कैसे होता है, बायोफ्यूल में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इथेनॉल भी आ जाता है, तो बायो सीएनजी, बायोडीजल, बायोगैस सब आ जाता है इसके अंदर। तो अभी ये देखें, ये जो अलायंस शुरू किया है, के अंदर सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई, ये शुरुआती मेंबर्स हैं। फ्यूचर में और भी मेंबर्स बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हुआ था। ठीक है, अब इसका ही देखें कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली चीज तो ऑयल की डिपेंडेंसी को सिर्फ एक चीज से कम नहीं किया जा सकता, और ना एक चीज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अल्टरनेटिवली एक भी नहीं कि ईवी है तो सिर्फ ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन है तो सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन नहीं। आप पेट्रोल के साथ साथ भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल इथेनॉल का उन्होंने ये टारगेट सेट किया है 2030 तक पूरी दुनिया में बायोफ्यूल्स की जो प्रोडक्शन है और कंजप्शन, दोनों प्रोडक्शन प्लस कंजप्शन 3 गुना बढ़ानी है हमें 2030 तक। ये टारगेट सेट हुआ है। और दूसरा जो सेट हुआ है टारगेट, इंडिया इंडिया ने बोला है कि इस अलायंस के तहत हम पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज को बोलते हैं कि आप लोग पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग अचीव करें 2030 तक। अब अगर आप देखें ना, पेट्रोल में 1 लीटर में अगर 20% इथेनॉल है, इससे इंडिया को कितना फायदा हो रहा है? इंडिया को इससे 60,000 करोड़ रुपए सालाना बच रहे हैं। 60,000 करोड़। दुनिया को कितने बचेंगे? हर मुल्क को कितने बचेंगे? फिर ये जब बायोफ्यूल्स हैं, जितने भी हर किस्म के बायोफ्यूल्स हैं, अब इसके में एडवांटेजेस, पहले तो वेस्ट मैनेजमेंट, परेली जो जला देते हैं या जो भूसा होता है या 50 और चीजें जो होती हैं, टूटा चावल होता है जो खराब हो जाते हैं, जला दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, उससे आप फ्यूल बनाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट आपकी होती है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज आपका कंट्रोल हो रहा है। सेकेंडली, आप उसको जब पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, इकोनॉमिकली आपकी आपकी मुल्क को भी फायदा होता है, इंपोर्ट ऑयल के कम होते हैं, प्लस आपकी आवाम को भी फायदा होता है, क्योंकि वो लीटर की प्राइस भी तो कम जाएगी ना। इथेनॉल सस्ता है कंपेयर टू पेट्रोल। फिर पेट्रोल की प्राइसेस भी फ्लक्चुएट नहीं होती, इन्फ्लेशन प्रूफ रहेंगी। तीसरी इसके अंदर देखें तो जो इन्वायरमेंट साफ होगा सर। जो बायोफ्यूल्स होते हैं उसके ऊपर गाड़ी की एवरेज ज्यादा होती है। ठीक है, एक इसका मैं एक ऑफशूट बताता हूँ। दुनिया कनेक्टेड है ना, ग्लोबलाइजेशन। तो जब दुनिया कनेक्टेड होती है, ग्लोबलाइजेशन है, तो सर एक चीज का रिपल इफेक्ट होता है दूसरी पे, दूसरी का तीसरी, तीसरी पे चौथी। इससे रिपल इफेक्ट क्या होगा? दुनिया की हर कार मैन्युफैक्चरर कंपनी को फिर बोला जाएगा कि तुम BS6 इंजन, BS7 इंजन बनाओ जो बायोफ्यूल्स को भी सस्टेन कर सके, जो इथेनॉल पेट्रोल की ब्लेंडिंग के ऊपर वो इंजन चले, वो गाड़ियां चले। वो पूरा मैकेनिज्म, फिर वो इकोनॉमी पूरी दौड़ेगी, कंपनियां गाड़ियां बनाएंगी, लोग वो फिर इथेनॉल वाली गाड़ियां खरीदेंगे। ठीक है, अब पंपों पे ये पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिर्फ एक चीज करने से इतना सारा कुछ चलता है। पेट्रोल पंप के ऊपर ब्लेंडिंग प्लांट्स होते हैं, ये होता है, वो होता है। अच्छा, जो मैंने अभी लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इंडिया में एविएशन ग्रेड इथेनॉल भी बना रहे हैं वो लोग। हम्म। तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आने वाले 1-2 सालों में इंडिया के कुछ प्लेन इथेनॉल पे चल रहे हो, उड़ रहे हो।
ठीक है, तो वो भी एक चल रहा है उनका, उसके ऊपर भी रिसर्च डेवलपमेंट, और रिफाइनरी तो खोल दी है वो एविएशन ग्रेड वाली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके ऊपर देखें, इसमें एग्रीकल्चर कंट्रीज की पार्टिसिपेशन बहुत है जरूरी। एक पहली आपकी एग्रीकल्चर, दूसरी फाइनेंशियली तगड़ी कंपनी कंट्रीज हो। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अब देखें अर्जेंटीना, ब्राजील आपका हो गया, मॉरिशियस हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इसमें गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है, एग्रीकल्चर कंट्रीज है। जी। ठीक है, सिंगापुर जो है वो ट्रांजिट हब है साउथ एशिया का, ईस्ट एशिया का। ठीक है, इस साउथ चाइना सी का। यूएई भी हब है वेस्ट एशिया का, इस तरफ का। ठीक है, और अमेरिका के पास पैसा है, और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी है, और इंडिया ऑलरेडी अचीव कर चुका है E20 की ब्लेंडिंग। अब वो दुनिया तक लेके जा रहा है। इंडिया का खुद का है कि अब E30 फिर E40 पे जाया जाए। दुनिया को बोला तुम 2030 तक E20 पे आ जाओ, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो एक बात होती है ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार इससे तो फिर वो तेल का नुकसान हो रहा है, तेल की इकोनॉमी कम हो रही है। भाई एक चीज कम हो रही है तो दूसरी जगह देखो कितनी चीजें बदलेंगी। गाड़ियों की कंपनी बदलेंगी तो लोग गाड़ियां भी खरीदेंगे, खरीदेंगे तो बैंक वालों को भी फायदा होगा, इंटरेस्ट पे, लीजिंग पे गाड़ियां। पंप चेंज होंगे, पंप वाले जो मशीनरी लेंगे, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, उनको भी फायदा होगा। गवर्नमेंट को फायदा होगा कि उनके इंपोर्ट बिल्स कम होंगे। आवाम को फायदा होगा कि उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। तो बहुत एक रिपल इफेक्ट होता है जो बहुत बड़ा होता है, जो कि अब वैसी बात है कहने में तो मैंने 2 मिनट में बोल दिया, लेकिन इसको आने में 15 साल लगते हैं, 10 साल 12 साल लगेंगे। लेकिन वो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, वो इतना छोटा इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। तो इसमें पाकिस्तान किस तरीके से इसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी आप समझते हैं कोई आइंदा आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान भी इससे फायदा उठा सकता है? इस तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर भी आ सकती है? पर पाकिस्तान ये कोई टेक्नोलॉजी इतनी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी नहीं है जो पाकिस्तान के पास ना हो या ना मिले। इसकी 50% टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, 50% आपको चाहिए। ठीक है, और मिल भी जाएगी, ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है जिसके लिए आपकी डिप्लोमेसी करनी पड़े, तो ये करना पड़े, वो करना पड़े। और देखें ये जो अलायंस है, इस अलायंस में जरूरी नहीं है कि आप अलायंस में G20 के मेंबर हो। बांग्लादेश इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20, मॉरिशियस इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। ठीक है, फिर सिंगापुर इज नॉट द मेंबर ऑफ G20, पर वो है ना उसके अंदर। यूएई इज नॉट द मेंबर ऑफ G20, पर वो इस अलायंस में है। देखें आधा अलायंस में तो G20 के मेंबर ही नहीं है, और इस अलायंस में और मजीद लोग फ्यूचर में जुड़ेंगे। आपको इसके अंदर मैं आपको लिख के देता हूँ, सबसे ज्यादा वो लोग जुड़ेंगे जहां पर चावल की खेती जिन मुल्कों में होती है, वियतनाम, थाईलैंड, आप देख लें, ये जुड़ने वाले हैं। और वो मुल्क जुड़ेंगे जहां पर गन्ने की, शुगर की खेतियां सबसे ज्यादा होती है, क्यूबा हो गया, कैरेबियन आइलैंड्स हो गए, पैसिफिक आइलैंड सारे के सारे हो गए। ये सब जुड़ने वाले हैं, आप मुझसे अभी लिखवा लें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है, गन्ने से ही इथेनॉल बनेगा, चावल टूटे जी। चावलों से बनेगा। और जहां पर ये खेतियां होती हैं, जहां पर भुट्टे वगैरह खेती अच्छी खासी होती है, तो वहां पर परेली होती है, दूसरी 50 चीजें होती हैं, वो आएंगी। वो समझे उनका रॉ मटेरियल तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है ना, सिर्फ मशीनरी चाहिए उन्हें। हाँ, हाँ, और एक आखिरी चीज मैं बताना भूल गया, रॉ मटेरियल, आपने लफ्ज सही इस्तेमाल किया, ये रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल के लिए भी है ना, आपको चुकाने पड़ते हैं पैसे। जिसकी जमीन होगी, उस जमीन पे जो किसान होगा, उस किसान से आप खरीदेंगे ना, तो उस किसान की आमदनी में भी तो बढ़ोतरी हुई ना। उससे पहले तो वो किसान उसको जला देता था, फेंक देता था, उल्टा पैसे खर्च करता था 2 लीटर पेट्रोल ला के आग लगाने के लिए। लेकिन अब उसकी आमदनी भी बढ़ेगी किसान की। तो ये भी एक चीज है, और रॉ मटेरियल सही लफ्ज आपने यूज किया। अच्छा, तो दीपक भाई हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, प्रोजेक्ट गेटवे की तरफ, जो इंडिया से, भारत से जो है वो मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक ये एक नया रास्ता खुलने जा रहा है, एक नया जो है कॉरिडोर इसको देखा जा रहा है। और इसको सी पैक और जो चाइना का दूसरा वन रोड वन बेल्ट के मुकाबले में ज्यादा बेहतर माना जा रहा है कि इससे दुनिया ज्यादा कनेक्टेड होगी, बहुत फास्टर होगी। जो पहले रूट था उससे ये 40% जो है फास्टर रूट होगा। इसको आप कैसे देखते हैं कि भारत के लिए कितना बेहतर होगा? पहले ही जो जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है बड़ी, और फ्यूचर में जो है वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जा रहा है। इससे कितनी मदद मिलेगी इसको जल्दी अपना सफर तय करने में? क्या क्या फायदे हासिल होंगे?
देखिए पहले मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को समझा दूं। देखिए ये जो प्रोजेक्ट गेटवे है, जो उसका ऑफिशियल नाम है, जो पब्लिक नेम है इसका वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर। हाँ, इसके अंदर देखें सर, सऊदी अरब है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, यूएई है, फ्रेंच है, जर्मनी, इटली और यूएसए, ये ममालिक इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। अब मैं सर थोड़ा सा इसका आपको पहले बीआरओ का मैं आपको समझाऊं, तो फिर हम इंडिया पे आते हैं। पहले आप बीआरओ को देखें। बीआरओ की सर तीन शाखाएं जाती हैं। पहली जो जाती है, आप देखें इस तरीके से, जो पहली जाती है वो जाती है यूं करके ऊपर ऊपर, चाइना से, सेंट्रल एशिया से होते हुए बेलारूस में घुसती है, ईस्टर्न यूरोप में। दूसरी शाखा जो उसकी जाती है वो यूं जाती है और वो नीचे आती है टर्की में, और टर्की के इस्तांबुल या अंतालिया, इन दोनों शहरों में से किसी। उसके बाद आपकी तीसरी शाखा आती है, वो यूं जाती है और पाकिस्तान के अंदर आ जाती है। और तीसरी चौथी शाखा आपकी आती है ईरान के अंदर, ट्रेन आती है। अब पहले आपने ये समझ लिया, अब हम इसको समझते हैं ईरान की ट्रेन को और उसको बेलारूस वाले को, इसको किस तरह इंडिया टैकल कर रहा है। बेलारूस के लिए आईएनएफटी बना दिया, वो टैकल हो रहा है। उसके अंदर सेंट्रल एशिया वगैरह सब आ गया। 13 ममालिक आते हैं उसके अंदर, रशिया पे जाके रुकती है वो। और जो आपका इसी आईएनएफटी से एक दूसरा निकाला जा रहा है, आईएनएफटी से बीचों बीच से वो निकल के यूं अफगानिस्तान चला जाएगा। तो वो बेसिकली जो उसका चौथा है वो भी उसका कहीं ना कहीं वो उसको भी धक्का पहुंचेगा। अब हैसियत है सीपेक गया। अब आ जाते हैं हम इस पे टर्की वाले पे। ओ हाँ, टर्की वाले पे। अब ये टर्की वाले को मात देंगे क्योंकि ये वहां से जा रहा है। ठीक है, इंडिया एक बड़ी स्वीट पोजीशन पे बैठा हुआ है कि जहां पर वो इधर भी माल भेजे उधर भी भेजे, तो कंपेयर टू चाइना इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो फ्रेट कॉस्ट आती है शिपिंग की, वो कम आती जी। है। जैसे फिर इंडिया के पास मेरीन टाइम में इतनी कुछ सच है, इसको इतनी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है क्योंकि इंडियन ओशन इंडिया का ही है। उसके बाद आप देखें जो रेड सी, गल्फ ऑफ एडेन से जो जाता है, उधर एक तो वो बहुत पतला है, रश है, जो भी है ठीक है। आगे स्विस कैनाल, आप जाएं आप जाएं आप जाएं आप जाएं, ऐसे वन बाय वन होता है ऐसे। आगे आप इसराइल के हाइफा पोर्ट, वहां से साइप्रस, ग्रीस, और ग्रीस से यूरोप पूरा चीरते हुए आगे जर्मनी का हैम्बर्ग पोर्ट, जो जर्मनी का सबसे बिजिएस्ट और बड़ा पोर्ट है। अब इसके अंदर सर एक और चीज है, अब ट्रेन नहीं जा रही सिर्फ, ट्रेन के साथ साथ एक हाइड्रोजन पाइपलाइन भी जाएगी, बिजली की तारें भी जाएंगी, बिजली भी एक्सपोर्ट होगी, जिस पे हमने एक बार बात की थी कि इंडिया विल बी द सुपर पावर हाउस ऑफ द एशिया। तीसरी, इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की केबलें भी बिछाई जाएंगी। ये भी इस कॉरिडोर के साथ साथ जाएगा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है बाकायदा। अब हम आते हैं कि अब इसका फायदा क्या है और क्या क्या इन मुल्कों में क्या खासियत है। इंडिया वैसी बात है, मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है फ्यूचर की। फ्यूचर मतलब ये कुछ ही साल, दो तीन तीन चार साल बस आप पकड़ लें। ठीक है, ऑलरेडी इंडिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इस साल 775 बिलियन समथिंग आया था, अगले साल कह रहे हैं कि 900 बिलियन तक टच करेंगे, 125 बिलियन एक साल में बढ़ेगी इंडिया की एक्सपोर्ट्स, कहने में सुनने में ये आ रहा है। तो वो रैपिडली इंडिया बढ़ रहा है एक्सपोर्ट्स में। ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया दुनिया का नंबर 1 है, प्रोडक्शन में भी, इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों में। तीसरी चीज, अच्छा बाय द वे, इंडिया ने वाइजैक पोर्ट पे, वाइजैक नहीं, टुटीकोरन, तमिलनाडु, चेन्नई में, चेन्नई का जो पोर्ट है, उस पोर्ट पे एक स्पेशल टर्मिनल बना रहे हैं सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, उसका काम भी शुरू हो गया, अनाउंसमेंट आ गई है। अच्छा, इसके अलावा आप इंटरनेट का देखें, इंडिया के पास वैसे ही दुनिया की कितनी 25% है टाटा कम्युनिकेशंस के पास इंटरनेट सी केबल्स। और डेटा इज द न्यू ऑयल, इंडिया का कह रहे हैं कि अगला डेटा सेंटर, डेटा हब दुनिया का इंडिया होगा। तो आप वो डेटा लाइन भी जा रही है। तीसरी चीज, इंडिया ट्रेनें बिछाने में एक्सपर्ट है। ठीक है, और ट्रेनों के साथ बिछाने में, साथ में डबल डेकर जो ट्रेनें होती हैं, मालगाड़ियां, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया जी। के पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सिर्फ इंडिया वाहिद ऐसा मुल्क है जो डबल ट्रैकर ट्रेनें चलाता है, मालगाड़ियां। अब हम आ जाते हैं, यूएई हब है। ठीक है, जैसे इधर सिंगापुर है तो उधर यूएई है। सऊदी अरब से होते हुए जा रहा है, जॉर्डन, ग्रीस, इसराइल, इसराइल के अंदर हाइफा पोर्ट इंडिया का है। साइप्रस वहां पर मिलिट्री पोस्ट की तरह है,
ठीक है, इट इज लाइक अ लाइट हाउस, मिलिट्री पोस्ट और चेक पॉइंट, चोक पॉइंट, जो भी आप सिक्योरिटी के हिसाब से। आगे ग्रीस, ग्रीस में 3 पोर्ट्स अभी इंडिया अक्वायर कर रहा है। उसके बाद ग्रीस से आप आगे, यूरोपियन यूनियन का वैसे अंदर उनका नेटवर्क बहुत अच्छा बना हुआ है, उसको वो थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। बाकी जर्मनी, और जर्मनी से फिर आगे अमेरिका। अब इसके अंदर आ जाए, यूएई और सऊदी के पास क्या है? यूएई और सऊदी के पास है ऑयल और गैस। ठीक है, तो फ्यूचर में हो सकता है ये ऑयल और गैस का कॉरिडोर भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है मालगाड़ी का कॉरिडोर हो। बिल्कुल। इसके बाद अगर आप आ जाएं, इसराइल के पास क्या है? इसराइल के पास R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो इन टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकता है, सारी टेक्नोलॉजीज पे। और इसराइल की R&D की खासियत, जो उसको इसराइल की R&D को जो दुनिया की R&D से अलग बनाता है, वो है उसकी स्पीड। एक चीज अमेरिका को दे दो, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च स्पेंडर है, वो चीज शायद 1 साल में बनाएगा, इसराइल शायद वही चीज 10 महीने 9 महीने में बना ले, जल्दी बनाता है। हम्म, ठीक है, रिसर्च करके री इन्वेंट, रिनोवेट। ग्रीस इज द गेटवे टू यूरोप। ग्रीस वो एंट्री पॉइंट है, पहला मुल्क है यूरोप का। जी मेडिटेरियन सी से आप, जैसे ही आप रेड सी से मेडिटेरियन में एंटर करते हैं, कॉन्टिनेंट से बाहर निकलते हैं एशिया से, पहला ग्रीस आ जाता है। गेटवे टू यूरोप है वो, यूरोपियन यूनियन। अच्छा, जर्मनी ट्रेनों में नंबर 1 है। ट्रेन की टेक्नोलॉजी या किसी भी किस्म की, और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन की कंपनियां जो हैं वो भी जर्मनी की हैं। ठीक है, और इंडिया में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एल्स्टॉम को देखने, एल्स्टॉम अकेले ने $12 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के अंदर, जो जर्मनी की ट्रेन की कंपनी। उसके बाद अगर हम फ्रांस पे आ जाते हैं, अच्छा सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, एल्स्टॉम पर वैसे जी फ्रांस और जर्मनी दोनों की है। अब फ्रांस जी। पे आ जाए, फ्रांस इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली न्यूक्लियर पावर का नंबर 1 है। सिविल न्यूक्लियर पावर, उसके बाद छोटे रिएक्टर, बड़े रिएक्टर, इंडस्ट्रियल साइज के रिएक्टर और रेजिडेंशियल रिएक्टर, उसके बाद न्यूक्लियर में वो नंबर 1 है। वो टेक्नोलॉजीज उसके पास है। अब ये अमेरिका के पास पैसा भी, और अमेरिका के पास भी अपनी टेक्नोलॉजीज है, जाहिर सी बात है, ग्रीन हाइड्रोजन की भी टेक्नोलॉजी है, दूसरी भी है। अब ये सब मिल के काम करेंगे, इधर लगेंगे। अच्छा, मैं इसका इटली का आपको बताना भूल गया। देखिए, जब जी नंबर 1 बनना है, दुनिया की फैक्ट्री बनना है ना इंडिया को फिर अपनी शिपिंग लाइंस भी चाहिए, जो इंडिया के पास करंटली अभी उतनी नहीं है। उतनी क्या, मतलब मेरे हिसाब से तो 5वें नंबर के हिसाब से भी नहीं है। इंडिया के बाद जो जी। शिपिंग लाइन है, उस हिसाब से ऐसा लगता है इंडिया को 16वां 17वां मुल्क है दुनिया का। तो इंडिया ने अब टारगेट मोदी जी ने सेट किया 2030 तक का, कुछ शिपें उसके अंदर इंक्रीजमेंट होगी, और भी मजीद शिपें कुछ खरीदी जाएंगी, कुछ खुद बनाई जाएंगी। एक दुनिया की MSC वाले, वो इटली की कंपनी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है। और इटली सिर्फ शिपिंग लाइन दूसरी सबसे बड़ी नहीं है, इटली का शिप बिल्डिंग में भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कंपनीज है, टॉप 5 में इटली आता है, और दुनिया की हर तरह की शिप्स बना सकता है। और ग्रीस का भी वही है, ग्रीस में भी दुनिया भर की शिपिंग लाइन है, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिप बिल्डर है ग्रीस। सब सही। मिलके काम करेंगे, जिसके पास जो है वो काम करेगा। और ये एक कॉरिडोर है जो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जिस दिन बन जाएगा, उस दिन फिर दूसरे मुल्क भी तो कनेक्ट करेंगे। कल बहरीन बोलेगा मैं अपनी पटड़ी से के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हम्म, ये कॉरिडोर पे ही मेरा माल जाएगा, पर इस कॉरिडोर तक पहुंचाने के लिए एक बहरीन पटड़ी बिछा देता है, कुवैत बिछा देता है। ठीक है, आगे से वो कौन से हैं आगे, कतर भी है। नहीं कतर तो नहीं बिछाएगा, कतर में इनकार बहुत है। और कतर बेचेगा क्या? गैस बेचता है, गैस वैसे हुई या तो पाइपलाइन में जाएगा या उसमें जाएगा, शिप में। कतर के पास और है हम्म, क्या देने को? और दूसरा आपके पास आगे कौन से मुल्क हैं? सीरिया है और लेबनान है। सीरिया है, जी लेबनान है, वो कनेक्ट होंगे। तो यूरोप में भी तो सर एक ही रूट नहीं है ना, यूरोप में भी बाकी मुल्क आके कनेक्ट होंगे उसके साथ। यूरोप का अपना भी नेटवर्क वैसे भी बहुत अच्छा है। अब इंडिया के हम्म, ट्रेड रूट आप देखें, सेंट्रल एशिया और आपके ईस्टर्न यूरोप के लिए INFT, यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए ये बना दिया। ईस्टर्न के, साउथ ईस्ट और ईस्ट के लिए अगर आप देखें, उधर ट्रायलेटरल हाईवे, मल्टी कॉर्नर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, और नीचे से वो जो पोर्ट्स को अक्वायर किया हुआ इंडोनेशिया, सबांग और ये वो सब किया हुआ है। एक और रूट आपको अगले 2 या 3 साल में शायद सुनने को मिले, अफ्रीकन यूनियन में, पता चले अफ्रीका में भी रूट बना रहा है इंडिया। अच्छा, वो कहाँ क्योंकि से होगा भाई?
सर अभी मैंने ये मेरे दिमाग में अभी आई है, जब से ये खबर आई है तब से मेरे दिमाग में चल रहा है। मैंने बोला यार अब इंडिया ने हर जगह ही रूट बना लिए, तो दो ही बचते हैं, अफ्रीका बचता है और एक साउथ अमेरिका बचता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, कल मेरी जुनेद भाई के साथ बात हो रही थी, वो कह रहे थे ये वाला जो रूट है, ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप वाला रूट है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहे हैं, आप और जुनेद भाई, कि ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ सर, हम लोग तो करते रहे हैं, हम लोग अब वक्त से थोड़ा आगे ही चलते हैं। तो अभी हम अफ्रीका हम्म। के रूट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे तो है कि आने वाले दिनों में जो भारतीय हैं उनको ये खुशखबरी मिल सकती है। आने वाले दिनों से जब जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ साल होते हैं, 1 2 3 साल होते हैं, जी। तो वो दिन नहीं होते। लेकिन हाँ, खुशखबरी लाजमी मिलेगी, मैं बता भी देता हूँ। या तो स्पेन होगा, ठीक है, जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्पेन या मोरक्को या सेनेगल भी हो सकता है, मतलब वहां के जी। मुल्क। क्योंकि वहां के मुल्कों से जो कॉरिडोर जाएगा वो साउथ अफ्रीका के साथ सीधा सीधा जाता है। जर्मनी से क्या, जर्मनी से यूं ऊपर से नीचे साउथ अमेरिका तक आना पड़ेगा। हम्म। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे, चाहे स्पेन में हो चाहे मोरक्को में हो, और तीसरा सेनेगल है। यहाँ पर क्या है, ये सीधा सीधा आ जाएंगे इजीली। ठीक है। हम्म। ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करेगा। जैसे आपके आइसलैंड हो गया, और ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मेक्सिको हो गया। तो हम्म। अभी एक रूट बनना अभी और भी बाकी है, कि वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका अभी बाकी हैं। और बाय द वे, अफ्रीका में भी इंडिया अपने पोर्ट खरीद रहा है आहिस्ता जी। आहिस्ता। तो और ऑयल ब्लॉक ब्लॉक खरीदे हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कितने ऑयल ब्लॉक खरीदे हैं। हम्म। गैस ब्लॉक खरीदे हैं अफ्रीका में, जमीनें खरीदी हुई हैं, इन्वेस्टमेंटें कर रहे हैं। नाइजीरिया में $14 बिलियन अनाउंस कर दिए हैं। ठीक है, कल पता चले नाइजीरिया में बोको हराम को भी इंडिया जाके खत्म कर रहा है, तो हैरान मत होइएगा। क्योंकि नाइजीरिया का एक ही मसला है, बोको हराम। नाइजीरिया का और कोई मसला नहीं है। जी। जी। करप्शन और बोको हराम, नाइजीरिया में दो मसले हैं। हम्म। लेकिन अगर आप ऑन द पेपर जाएंगे, ऑन पेपर नाइजीरिया की जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है, नाइजीरिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से ज्यादा है। मैं जब कहता हूँ ना कि अफ्रीका को अब उतनी गालियां नहीं देनी चाहिए, उस नजर से हमें नहीं देखना चाहिए जिस नजर से हम लोग अपने बचपन में देखते थे। अफ्रीका ने जी। अपनी काया पलट कर दी है। कुछ मुल्क अभी भी रह गए अफ्रीका में, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में तकरीबन जो अफ्रीका है ना वो सही हो गया। अब वो अफ्रीका नहीं रहा। बिल्कुल। अच्छा दीपक भाई, एक मेरे जहन में एक चीज आई है कि ये सारी जो आपने चीजें बताई हैं, जितनी भी ये फ्यूचर के अंदर सारी डेवलपमेंट होगी, जो भी कनेक्शन नए बनेंगे, जो ट्रेड होगी, जो डेवलपमेंट होगी, इसमें सारा का सारा फायदा जो है, ज्यादा जो है मुझे भारत का नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान मुझे नजर आ रहा है वो चाइना का नजर आ रहा है। ये आप सिंपल सा इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, इसके ऊपर हम एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे बाद में, कि इसमें इंडिया क्या गेन कर रहा है और चाइना क्या इसमें लॉस कर रहा है। तो आप वैसे मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? सबसे ज्यादा फायदा इंडिया का है, लेकिन सिर्फ इंडिया का नहीं है। इसके अंदर सभी को जी। फायदा है, क्योंकि देखें जिन जिन जी। जो जो माल खरीदेंगे उनको माल भी कम टाइम में भी मिलेगा, कम पैसों में भी मिलेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होंगी उनकी। जहां जहां से कॉरिडोर जा रहा है, आप सिर्फ माल को नहीं देखे ना, पे ग्रीन हाइड्रोजन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो साथ में वो डिजिटल कनेक्टिविटी भी है फ्यूचर में। और मैंने आपको एक बोला है कि ये ऑयल और गैस का कॉरिडोर भी हो सकता है, क्या पता इसके अंदर ऑयल और गैस की भी एक पाइपलाइन डाल दें। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और एक चीज जो अच्छी इसके अंदर, एक और चीज हमें देखनी चाहिए कि ये सऊदी से इजराइल जाएगा, तो ये रिश्ते अच्छे होते हुए फ्यूचर के संकेत हैं जी। जो हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है। और भी सर देखें, इसमें फायदा तो सभी का होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होता है इंडिया को, माल इंडिया ही बना रहा है, बेच इंडिया ही रहा है। जी। लेकिन खरीदने वालों नुकसान को भी फायदा है। नुकसान किसका है? नुकसान तो चाइना का है सर, जाहिर सी बात है। वो साइंटिफिक है ना कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इंडिया जी। जितना उठेगा, चाइना उतना गिरेगा। और चाइना जितना गिरेगा, साथ साथ यूरोप भी गिरेगा। रिपल इफेक्ट। ठीक है। और जी। जाहिर सी बात है, एक वक्त आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा, मतलब आज समझे 10 साल बाद, 10 साल बाद इंडिया जितना उठेगा उतना अमेरिका भी नीचे गिरता जाएगा। वो वक्त भी आएगा। यानी अभी अभी इंडिया की या भारत की तरक्की से चाइना को नुकसान है, और आने वाले वक्तों में वो ये नुकसान जो है वो साथ साथ में अमेरिका का भी होगा, आप ये कहना चाह रहे बिल्कुल सर, उनका भी होगा, क्योंकि वैसी बात है कि नंबर वन बनने के लिए किसी ना किसी को तो उतार के ही बनते हैं ना। हैं? जी। तो वो उतारा जाएगा, छीना जाएगा, पहले नंबर 2 को उतारा जाएगा। तो अमेरिका आज भी एनिमी है इंडिया का, पर इनडायरेक्ट एनिमी है।
और इंडिया की पोजीशन 9 साल बाद चेंज हो गई है। 2014 में इंडिया को दुनिया की जरूरत थी, 2023 के और 23 एंड ऑनवर्ड्स दुनिया को इंडिया की जरूरत है। जी, बिल्कुल आपने बहुत ही सही लफ्ज़ों के साथ इस प्रोग्राम का खात्मा किया है कि इस वक़्त जो पोज़ीशन है, दुनिया को भारत की या इंडिया की ज़रूरत है। तो दिव्यक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती जो ख़यालात हैं, हमारे जो देखने वाले उनको बहुत पसंद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जी नमस्कार। थैंक यू।